सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कंप्लीट रिवीजन कराने जा रहा हूँ। इसके पहले एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री अलग अलग वीडियो में मैं कवर कर दिया हूँ। नीचे उसका लिंक दिया हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ कई लोग कमेंट करते हैं कि PDF कहाँ है, तो टेलीग्राम पे जाइए। लिंक टेलीग्राम का भी नीचे मैं दे देता हूँ कमेंट बॉक्स में। क्लिक करके वहाँ जाइएगा तो आज मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में हर एक चीज़ का मैं अपना PDF शेयर कर दिया हूँ। वहाँ जाइए, आप उसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी 69 BPSC के लिए 20 से अधिक लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट का काफ़ी डीप जाके बताया हूँ। और ये जो वीडियो आज का है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आप सोच रहे होंगे फिर से क्यों बता रहे हैं। मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ, इसमें मैं उस चीज़ों को मैं आपको एक पूरा का जो होता है ना, एक फिनिश करने के कगार पे हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि यूरोपीय कंपनी के आगमन से लेके 1947 तक के सारे घटनाक्रम को एक क्रोनोलॉजी के रूप में बता दिया जाए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए। ठीक है, बस मेरा यही प्रयास है। बहुत ही कम मैं आपका टाइम लूँगा। जब भी कभी खाली टाइम मिलेगा इस वीडियो को देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ा के, या जो भी जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है ना। बाकी जितना हमसे हो पाया अभी पिछले 10 दिनों में किया। बाकी 1-2 दिन और टाइम कुछ वीडियो बनाने का बचा है। अगर जो हमको लगेगा कुछ मैथ का कमेंट आ रहा है और भी कुछ बिहार क्या कहते हैं करंट अफेयर्स का, तो 1-2 दिन में जितना हो सकेगा मैं करने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग मेरा सपोर्ट बनाए रखिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जहाँ तक मॉडर्न हिस्ट्री की बात होती है तो सबसे पहले इसमें यूरोपीय कंपनी के आगमन की बात होती है। सबसे पहला पुर्तगाल 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट के तट पे, राजा का नाम जमोरिन शासक था, यहाँ हेल्प किया किसने? अब्दुल मजीद नाम के आदमी ने। फर्स्ट राजधानी कहाँ बनाया? कोची में, फिर कहाँ? गोवा में। जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करता हूँ आप उस पर ध्यान रखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अगर करूँगा तो ये लेक्चर 5 घंटे का हो जाएगा। हाँ, इतना मैं कराऊँगा जिससे आपका काम हो जाएगा। अगला है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फर्स्ट गवर्नर है ये। 1505 से लेकर 1909 के बीच में रहता है। ये पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर है। पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर का मतलब ये है कि ये चाहता था कि हमको इंडिया के ज़मीन या मुख्य भूमि भूभाग पर नियंत्रण करने से अच्छा है क्यों नहीं हम हिंद महासागर या अरब सागर पे कंट्रोल करें। इसको कहा गया ब्लू पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका किसने लाया था। अगला जो गवर्नर आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सेकेंड गवर्नर था। द पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म लाया, मतलब साम्राज्यवाद की नीति। मतलब कि इसने कहा कि नहीं, हमको समुद्र या हिंद महासागर को छोड़ इंडिया के मुख्य भाग पर विस्तार करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और कैप्चर किया गोवा को, किससे? यूसुफ आदिल शाह से। नेक्स्ट देखिए, नीनो डी कुन्हा आता है, कैपिटल इसने गोवा को बना लिया। ठीक, और आफ्टर 16 सेंचुरी पावर इसका पुर्तगाल का ख़त्म होने लगा। बॉम्बे को दहेज में प्राप्त, बॉम्बे को दहेज दे दिया, किसको? इंग्लैंड के राजकुमार को, चार्ल्स द्वितीय को। इंग्लैंड में इसका हाथ चला गया। और दमन द्वीप को 1961 में भारत सरकार ने मिला लिया था। ये तो खैर आज़ादी के बाद की घटनाक्रम बता दिया। डच उसके बाद आया, पुर्तगाली के बाद। पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में, सेकंड फैक्ट्री पुलिकट में 1610 में। बेदरा की लड़ाई होता है 1759 में। यहाँ पे इंग्लैंड जीतता है और पूरी तरह डच का पावर यहीं पे ख़त्म हो गया। इंग्लैंड कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को वहाँ की रानी महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट परमिशन देती है। और ध्यान रखिएगा, इस समय अकबर हमारे देश का शासक है। ओके। हॉकिंस और टॉमस रो, जेम्स फर्स्ट का राजदूत था। दरबार किस में आया? जहांगीर के दरबार में आया। 1611 में मसूलीपट्टनम में पहला फैक्ट्री खुला। 1613 में सूरत में खुला। ध्यान रखिएगा, सूरत में खोलने की जो प्रयास 1618 में किया था बट सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। 1639 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बना, फ्रांसिस डे ने बनवाया। 1698 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम, चार्ल्स आयरिश के प्रथम अध्यक्ष थे किले का। और बसाया किसने शहर को? जॉर्ज चौरनॉक ने। फ्रांस उसके बाद स्थापना 1664 में, प्रथम कोठी फ्रैंको केरो सूरत में बनाया। अब देखिए, 3 कर्नाटक युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार शुरू हुआ था और एला साहब
पेल की संधि से ख़त्म हुआ। सेकेंड लड़ाई जो है यहाँ के हमारे कर्नाटक के इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हुआ और ये पांडिचेरी की संधि से ख़त्म हुआ। थर्ड लड़ाई जो है सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था और ये पेरिस की संधि से था। तो पहला और तीसरा युद्ध जो है ना विदेशी मामले पर लड़ा गया था और 1760 में बांडीबास की लड़ाई होती और फ्रांस का हमेशा के पावर ख़त्म हो गया। अब देखिए बंगाल पर जहाँ तक अंग्रेज़ों के अधिकार का बात है या पूरे देश पर, तो देखिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती, उसके बाद मुगल काल में कई सारे प्रांत इससे अलग होने का सोचा, जिसमें कि एक नवाब था मुर्शिद कुली खां, देखिए डेट याद रखिए। इसके बाद आया अलीवर्दी खान, डेट याद रखिए। इसके बाद आया फिराजुल्लाह, देखिए डेट 57 तक रहता है। तो फिराजुल्लाह के समय में 2-3 घटना याद रखिएगा। एक तो 20 जून 1756 को काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना हुई। फिर 23 जून 1757 को लड़ाई हुआ प्लासी का, नदी का नाम भागीरथी, क्लाइव और फिराजुल्लाह के सेनापति मीर जाफर के बीच। मीर जाफर धोखा किया, मीर कासिम फिर बना इसके बाद नवाब, और मीर कासिम अपनी राजधानी कहाँ लाया था आपका राजधानी बक्सर। ऑफ लड़ाई हुआ बक्सर का, इंग्लैंड का सेनापति हेक्टर मुंडो है और इधर 3 हमारे देश के जो है ना शासक है मीर कासिम, फुजाउद्दौला और शाह आलम, इन सब की हार हो गई, इनकी जीत हो गई। अगला आएगा मैसूर विजय। 1761 में शासक हैदर अली यहाँ था और मेनली देखिए इसमें इसके सेकेंड युद्ध में ये हैदर अली की मृत्यु हो गई 1782 में। तब टीपू सुल्तान कमान संभाला और इसने राजधानी कहाँ श्रीरंगपट्टनम बनाई और यहाँ स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। जेकोबियन फ्रांस का एक क्लब था जो कि एक तक हिंसक समूह था, उसका ये मेंबर बना। शेरे मैसूर कहा जाता है। युद्ध देखिए 4 हो रहा है, पहले 2 में हैदर अली और लास्ट 2 में टीपू सुल्तान। तो पहला युद्ध हुआ देखिए डेट याद रख सकते हैं, मद्रास की संधि से ख़त्म हुआ। दूसरा युद्ध देखिए वान हेस्टिंग्स यहाँ का था और मैंगलोर की संधि से हुआ। तीसरा देखिए ये समय काल है कॉर्नवालिस इसमें गवर्नर है और इस समय जो है ना श्रीरंगपट्टनम की संधि से ये युद्ध खत्म हुआ और अंतिम में तो लॉर्ड वेलेजी और यहाँ पे हैदर अली की टीपू सुल्तान की मृत्यु ही हो जाती है। अगला देखिए सिख का जहाँ तक मामला है तो सिख के पहले गुरु का क्या नाम है, गुरु नानक। बाबर हुमायूं के समकालीन थे, लंगर व्यवस्था स्टार्ट किए थे, करतारपुर उनकी मृत्यु हुई। गुरु अंगद सेकेंड गुरु हैं, लंगर व्यवस्था को इन्होंने परमानेंट कर दिया। गुरुमुखी लिपि से लिखना शुरू किया। गुरु अमरदास 3rd नंबर के थे, रामदास 4th नंबर के थे। अमृतसर की स्थापना करते हैं और जलाशय इन्होंने बनाया था वहाँ मंदिर के चारों ओर। अर्जुन देव 5वें गुरु थे, आदि ग्रंथ की रचना किया था और इस आदि ग्रंथ में बहुत बात इन्होंने शामिल किया। गुरु नानक की जो बानी था, नामदेव का, कबीर का, रैदास का, ये क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ से पूछ चुका है। आदि ग्रंथ में किन किन के चीज़ लिखी गई है। फिर हरमंदिर साहब का जो मंदिर और जहांगीर ने इसको 1606 में इनको मरवा दिया था। गुरु हरगोविंद 6ठे नंबर के अकाल तख्त का निर्माण करते हैं और सैन्य संगठन में तब्दील कर लिया। हर राय 7वें नंबर के, हरकिशन 8वें नंबर के गुरु थे। तेग बहादुर 9th नंबर के, औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह लास्ट और अंतिम 10वें नंबर के थे। पटना में इनका जन्म हुआ 1666 में। 5 काकार मतलब कि जैसे कि कंघी रखना और भी कुछ है जो कि सिख को रखने के यहाँ इन्होंने दिशा निर्देश दिया। सिंह सब जोड़ा इन्होंने अपने सिख भाई के लिए। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर को वजीर खान ने मार दिया था। क्वेश्चन अब ये अभी हाल में क्यों चर्चा में रहा, दोनों आप क्या भारत सरकार इसके लिए कुछ की है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स करके। नेक्स्ट देखिए 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुआ। 1708 में इनकी भी हत्या हो गई। अगला बंदा बहादुर, हालांकि 11वें गुरु थे नहीं, गुरु पद खत्म हो चुका था 10वें तक। इन बंदा बहादुर को ना फर खुर्शियर ने मरवा दिया। इनके बाद सिख जो ना 12 दल में बट गया, इसको मिसल कहा गया। रंजीत सिंह जो ना शुक्रचकिया मिसल के थे और लाहौर के शासक और लाहौर को राजधानी बनाया था। इनके बाद इनकी मृत्यु देखिए कब हुआ, 1829 में हुआ और इनके बाद खड़क सिंह को इनके उत्तराधिकारी बने। फिर दिलीप सिंह और 2 लड़ाई हुआ, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। पहला तो ट्रीटी ऑफ लाहौर से ख़त्म हो गया, बाकी डेट याद रखिएगा 1850 आते आते पूरा जो है ना पंजाब भी इंग्लैंड के कब्जे में था। देन फिर देखिए धन के निकासी के बारे में मैं कल इस वीडियो में काफ़ी अच्छे जिक्र किया हूँ, चाहे वो धन की निकासी में दादा भाई नौरोजी की बात हो, आरपी दत्त की बात हो, लैंड रेवेन्यू की बात हो, मैं सब जिक्र किया हूँ। किसान मूवमेंट भी मैं चाहे इंडिगो की बात हो, पवना विद्रोह या चंपारण, मोपला, तेभागा सब में जिक्र कर दिया हूँ। ट्राइबल्स मूवमेंट में भी चुआर, रामूसी, खासी, भील ये सब मैं डिस्कस कर दिया। अगर आपको पढ़ना है एक बार वीडियो पॉज करके प्लीज़ एक बार रिवाइज कर सकते हैं। हाँ ये सब चीज़ मैं कहीं
कहीं ना कहीं पहले ही जिक्र कर दिया हूँ, तो टाइम बर्बाद मैं नहीं करूँगा, टाइम थोड़ा सा कीमती होता है। बाकी हाँ, एक बार आप इसको देख सकते। बाकी जितना भी नागरिक या सिविल विद्रोह है, सन्यासी है, जिक्र किया हुआ, ये बेलू थम्पी है, ट्रावणकोर केरला में होता है, ध्यान रखिएगा। पागलपंथी 2 नेता क्रमशः टीपू असम में, ठीक ना। पोलीगार ये कर्नूल में, और नरसिम्हा राव एक नेता है। कुका में कल बता दिया था, कित्तूर कर्नाटक में, और पाइका उड़ीसा में। बख्शी जगबंधु इनके नेता थे। बाकी 57 क्रांति में आप बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे 34वीं नेटिव फैक्ट्री के बैरकपुर के सिपाही थे, 2 अंग्रेज को मार दिए इन्होंने, और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी। फिर 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ, 20वीं पैदल टुकड़ी था ये। 11 मई को लाल किला पहुँचे, बहादुर शाह जफर को नेता माना। फिर दिल्ली में हुआ, कब्जा हुआ। फिर लखनऊ है, जगदीशपुर, बीर कुंवर सिंह, कानपुर में नाना साहब, इनका नाम धुंधुपन था, ध्यान रखिएगा। बाकी सब तो आपको पता ही है। नेक्स्ट चलते हैं, सामाजिक और क्या कहते हैं, धार्मिक सुधार मूवमेंट जो इंडिया में हुआ, कुछ कुछ फैक्ट बता देता हूँ। राजाराम मोहन राय का देखिए क्या योगदान है। 1825 में वेदांत स्कूल खोला इन्होंने। आत्मीय सभा 1815 में कलकत्ता में। फिर ब्रह्म समाज 1828 में। सती प्रथा का विरोध शबद कुमोदी नाम के किताब में कर रहे हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधनी सभा इन्होंने, और इसको बाद में इन्होंने ब्रह्म समाज में मिला दिया था, ध्यान रखिएगा। केशव चंद्र सेन, इन्होंने जो है ना अबम्बोधिनी पत्रिका लिखा था महिलाओं के लिए। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे ये केशव चंद्र ने। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का भी गठन इन्होंने किया था। आत्माराम पांडुरंग का क्या है, प्रार्थना समाज में बड़ा रोल है। बाद में इसमें एम.जी. रानडे भी जुड़े थे, जो गोखले के गुरु थे। और इन्होंने एम.जी. रानडे ने एक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का भी गठन किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वास्तविक नाम मूल शंकर था। आर्य समाज का स्थापना कर रहे हैं। शुद्धि आंदोलन चलाया, और सत्यार्थ प्रकाश की इन्होंने स्थापना लिखा हिंदी में। ब्लाटास्की मैडम H.P. ब्लाटास्की रशियन महिला थी। H.S. ओलकाट दोनों मिल के इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना पहले न्यूयॉर्क में हुआ था, लेकिन बाद में शिफ्ट कहाँ कर गया, आईडीआर मद्रास में। आईडीआर मद्रास, ध्यान रखिए, कल भी मैं इसका जिक्र किया हूँ। स्वामी विवेकानंद की जहाँ तक बात है, रियल नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। रामकृष्ण मिशन के फाउंडर हैं, और विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में गए थे, यूएसए शिकागो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यंग बंग मूवमेंट में हेनरी डेजिरियो का नाम आता है। चलिए अब देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, हालांकि मैं कई बार डिस्कस कल भी किया था, कई सारा सेशन बताया था, लेकिन फिर भी शॉर्ट में जो चीज़ें जो बताना चाहिए, देखिए यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस 85 में फर्स्ट सेशन, ये सब तो मैं आप लोग वीडियो पोस्ट कर देख लीजिए। कांग्रेस में दो फेज हुआ, मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट फेज, ये सब मैं सब बता दिया हूँ। देखिए मॉडरेट जो लीडर्स थे, इनका क्या था, ब्रिटिश न्याय प्रणाली में विश्वास था, प्रार्थना पत्र देते थे, संवैधानिक तरीके की बात करते थे, दादा भाई, ये सब मैं कल सब का नाम लिया हूँ, तो मैं अभी नाम नहीं लूँगा। एक्सट्रीमिस्ट में देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये मानते थे कि ब्रिटिश हमारा शोषण कर रहे हैं। इसमें देखिए बाल गंगाधर तिलक हो गए, इनको लोकमान की उपाधि दिया गया था। केसरी मराठा 2 पत्रिका इन्होंने, ये सब। बाकी राजद्रोह कानून का लगा था, बता ही दिया। गीता रहस्य इन्होंने जेल में रह के लिखा था, ठीक ना। बाकी लाला लाजपत राय, इन्होंने एटक के अध्यक्ष बने थे। साइमन कमीशन के विरोध में इनको सर पर लाठी लगा था। फिर बिपिन चंद्र पॉल थे, न्यू इंडिया वीकली लिखते थे। और अरविंदो घोष युगांतर नाम के से जुड़े हुए थे। और पांडिचेरी, इनका जीवन बाद में योग में बीत गया, पांडिचेरी में। बाकी बंगाल के जहाँ तक आता है बात पार्टीशन का, घोषणा देखिए 20 जुलाई 1905 को, लागू 16 अक्टूबर 1905 को, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया। आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन चला। चिदम्बरम पिल्लई कहाँ नेतृत्व करते, मद्रास में। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, दयानंद अध्यक्ष थे। बाकी इधर सूरत विभाजन हो गया कांग्रेस का। मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं, मार्ले मिंटे रिफॉर्म 1919 में। मिंटो वायसराय ऑफ इंडिया था इस समय। और सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम लाया। मुस्लिम कुड ओनली वोट फॉर मुस्लिम्स कैंडिडेट, मतलब कि ये इस तरह का हो गया था। बाकी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की जहाँ तक बात है, तो हमारे देखिए इंडिया रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में हुआ, मित्र मेला पूना में सावरकर ब्रदर ने। अनुशीलन समिति 1902 में मिदनापुर में, ये सब PN मित्र नाम था इनका। अभिनव भारत पूना में 1904 में BD सावरकर, ठीक ना। स्वदेशी बांधव समिति 1905 में अफरीन दत्त। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कानपुर में 1924 में फजींद्रनाथ सन्याल। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन दिल्ली में 1928 में। और भी लोग थे यहाँ पे, इसका मैं कुछ का बता रहा हूँ।
क्रांतिकारी संगठन विदेश में जो बने, इंडिया होम रूल कई बार पूछ चुका है, इसको इंडिया हाउस भी कहा गया। लंदन में 1904 में श्याम जी कृष्ण वर्मा। अभिनव भारत भी लंदन में बना था, बी डी सावरकर जी। एक ऑप्शन इस बार शिक्षक भर्ती एग्जाम में आ चुका है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कैलिफोर्निया में तारकनाथ नाथ मोस्ट इम्पोर्टेंट 1907 में। गदर पार्टी आपको पता ही, सैन फ्रांसिस्को 1913 लाला हरदयाल। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग काबुल में 1915 में राजा महेंद्र प्रताप, बता दिया था मैं। बाकी कई सारा घटना जो हमारे क्रांतिकारी करते हैं। रैंड और एंडर्स की हत्या 1957 में पूना में हुआ, दामोदर और बालकृष्ण दो ने मिलकर किया था। बम्बई जज किंग्सफोर्ड पर प्रयास, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दिया गया था, ध्यान रखिएगा। ये घटना का 1908 का है। मर्डर ऑफ जैक्सन नासिक में हुआ 1909 में अनंत करकरे ने। मर्डर ऑफ कर्जन वाइली लंदन में हुआ 1909 में हुआ, मदन लाल ढींगरा। क्वेश्चन पूछ चुका है। अब लॉर्ड हार्डिंग को मारने का अटेम्प्ट लिया गया 1912 में दिल्ली में। रास बिहारी बोस थे और बसंत और भी लोग थे इसमें। 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए, 4 को फांसी हुआ था, ठीक ना। और दिनांत सरकारी गवाह बन गए थे। काकोरी ट्रेन कांड, 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया, सहारन से लखनऊ जा रहा था 9 अगस्त 1925 को। 10 व्यक्ति थे इसमें मेनली, जो है ना, मेनली जो प्लान राम प्रसाद बिस्मिल जी का ही था। 4 लोग को फांसी हुआ, बिस्मिल जी को, लाहरी को, रोशन जी और असफुल्ला खां। अब कुछ जो केस या इवेंट है देखिए। मर्डर ऑफ सैंडर्स लाहौर में हुआ 1928 में। ये जो भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु सब ने मिलकर किया था। असेंबली बम केस दिल्ली में हुआ 1929 में, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। चिटगांव शस्त्रागार 1930 में, यहाँ फुरसैन मास्टरदाइन को कहा जाता है। मर्डर ऑफ माइकल ओडायर 1940 में, लंदन, उधम सिंह। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, माइकल ओडायर, ठीक ना। भीखाजी रुस्तम कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट में ये जो नया झंडा फहराते हैं, ठीक ना। ये डेट याद रखिएगा 1907 में। गदर पार्टी 1913 हरदियार। बाकी और भी लोग इसमें थे, सोहन सिंह भाकना लोग भी थे। कामागातामारू जापानी जहाज बाबा गुरुदत्त सिंह से संबंधित था, मैं इसका डिटेल पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं गांधीयन एरा की जहाँ तक बात है तो गांधी जी गए कहाँ 1893 में, कहाँ, साउथ अफ्रीका। फिर जो है 1994 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की वहाँ पे। फिर 1904 में क्या हुआ, इंडियन ओपिनियन मैगजीन निकाला, फोनिक्स फॉर्म डरबन में खोला। 1906 में फर्स्ट सिविल डिसओबेडिएंस मूवमेंट अगेंस्ट द एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसवेल शहर में, ठीक ना। 1907 में द ब्लैक एक्ट के लिए सत्याग्रह किए थे। 1908 में जोहान्सबर्ग जेल गए थे फर्स्ट टाइम वहाँ पे, साउथ अफ्रीका। 1910 में टोल्स्टॉय फॉर्म बनाया। 1914 में केफरे हिंद की उपाधि इनको मिला था। 1915 से लेकर 48 तक की घटना की बात है, देखिए यहाँ पे। सत्याग्रह आश्रम 1915 में अहमदाबाद में बनाना शुरू किए। 17 में साबरमती नदी के किनारे शिफ्ट कर इनको किया गया। 1916 में लखनऊ सेशन में भाग लिए, राजकुमार शुक्ल जी से मिले। 17 में चंपारण सत्याग्रह किए, प्रथम सविनय अवज्ञा इंडिया का यही था। 1918 में अहमदाबाद मजदूर की समस्या था, हंगर स्ट्राइक इंडिया में पहली बार करते हैं। खेरा मूवमेंट में किसान समस्या का था, फर्स्ट टाइम नॉन कोऑपरेशन करते हैं, ध्यान रखिएगा। 1919 में आया रॉलेट सत्याग्रह, 6 अप्रैल 1919 को। ऑल इंडिया लेवल पे पहला मूवमेंट था, रिटर्न हो गए, इन्होंने केफरे हिंद की उपाधि लौटा दिया जालियांवाला हत्याकांड की वजह से। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने, नवंबर 1919 में नई दिल्ली में मीटिंग हुआ था। जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। लोग यहाँ जमा हुए थे, डायन ने गोली चला दिया। खिलाफत आंदोलन, खलीफा का पद खत्म कर दिया गया था इंग्लैंड के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद। अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली, शौकत अली यहाँ के नेता थे। एनसीईआरटी क्लास 9th का फैक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं नॉन कोऑपरेशन में 1920 से लेकर 22 तक में कलकत्ता सेशन स्पेशल हुआ, प्रस्ताव पास हुआ, स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ, विरोध किया गया। बाकी वही थोड़ा सा घटना होता है और ये मूवमेंट वापस होता है। बाकी घटनाक्रम में काफ़ी अच्छे से कई वीडियो में बता चुका हूँ। अगला ये स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को बनेगा, मोतीलाल नेहरू जी और सीआर दास और एनसी केलकर भी थे। इलेक्शन हुआ, अच्छा खासा सीट ये जीती थी। और सीआर दास की मृत्यु कब होती है, 1905 में। साइमन कमीशन 1927 में गठन हुआ, नवंबर में। इंडिया कब आया, 1928 में। ऑल मेंबर्स गोरे थे, इसलिए भारतीयों द्वारा विरोध किया गया। लाला लाजपत राय की लाठी लगी, सैंडर्स हत्याकांड बाद में हुआ था लाहौर में। नेक्स्ट चलते हैं नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू जी ने दिया था।
अध्यक्ष इसमें कांग्रेस के ये अदर तेज बहादुर सप्रू भी थे और भी लोग थे। इसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, लेकिन सक्सेसफुल इसमें नहीं हुए थे। इसके बाद जिन्ना का मांग आता है 14 सूत्रीय मांग, ये देखिए 1929 का ध्यान रखिएगा। फिर लाहौर फेफन कांग्रेस का होगा 1929 में, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हैं, पूर्ण स्वराज की मांग होगा, ये डेट याद रखिएगा। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे झंडा फहराया गया। फिर पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस पहली बार मनाया गया। फिर दांडी मार्च चलेगा, स्टार्टिंग 12 मार्च से, पहुँचे कब 15 अप्रैल को, 24 दिन लगा। साबरमती टू दांडी 78 लोग थे इनके साथ। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़े गांधी जी। फिर फर्स्ट गोलमेज मीटिंग हुआ हेल इन लंदन, 12 नवंबर 30 से लेकर 1931 के बीच में चला। ध्यान रखिएगा 31 तक, 2 जनवरी तक। गांधी इरविन पैक्ट हुआ जो है सप्रू और जयकार जी की मदद से 5 मार्च 1931 को सविनय बंगियाँ बंद करके गांधी जी कहाँ गए, सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में भाग लेने के लिए। डेट याद रखिएगा, दिसंबर 1931 की घटना है। वाइसराय लॉर्ड वेलिंगटन है और वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, रेमजे मैकडोनाल्ड, वहाँ का प्रधानमंत्री इंग्लैंड का। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हो गई 16 अगस्त 1932, डेट याद रखिएगा। पूना पैक्ट कब हुआ, 24 सितंबर 1932 को। थर्ड राउंड टेबल मीटिंग हुआ नवंबर से लेकर दिसंबर तक 1932 में। ध्यान रखिएगा, पहला राउंड टेबल 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहले में कांग्रेस भाग नहीं, तीसरे में भाग नहीं, सिर्फ दूसरे में भाग। ओके बाकी फाइनली जो है ना 1934 आते आते सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को ख़त्म कर दिया गया। आगे देखिए 1934 से 1939 तक कुछ घटनाक्रम देखिए आपको। गांधी जी रिटायर फ्रॉम मतलब कि मेन एक्टिविस्ट रिटायर हो गए और इन्होंने जो है ना सेवाग्राम कहाँ खोला, वर्धा में, हरिजन लोगों की सेवा करने के लिए। प्रांतीय चुनाव हुआ 1937 में, कांग्रेस 6 और 2 जगह 8 जगह सरकार बनाई। 22 दिसंबर 1939 को प्रांतीय सरकार का इस्तीफा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमको बिना पूछे ही भारत को शामिल कर दिया था। पाकिस्तान प्रस्ताव 24 मार्च 1940 को, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, चौधरी रहमत अली ने। अगस्त ऑफर आया 8 अगस्त 1940 को। वाइसराय कौन है, लिन लिथगो है। भारत में डोमिनियन स्टेट, मतलब कि डोमिनियन का मतलब ये है कि ऊपर राष्ट्रपति रहेगा, वहीं का क्यून रहेगा, राजधानी में आप अपना कुछ कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे अगस्त ऑफर हमको ये दे रहा है, ठीक है ना। न्यू संविधान बनेगा इंडियन के द्वारा, पहली बार कहाँ कहा गया था, अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा, डेट याद रखिएगा। फर्स्ट विनोबा भावे थे, सेकंड नेहरू जी और थर्ड कौन थे, ब्रह्म दत्त। नेक्स्ट चलते हैं, और थर्ड ब्रह्म दत्त, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन आएगा मार्च 1942 में, डेट याद रखिएगा। डोमिनियन स्टेटस प्रपोज किया जाएगा आफ्टर द वॉर। स्टीफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रेमलिन बैंक, महात्मा गांधी ने कहा था इनके क्रिप्स मिशन के बारे में। क्विट इंडिया मूवमेंट होगा 1942 को, 8 अगस्त 1942 याद रखिएगा। कांग्रेस का मीटिंग हुआ ग्वालियर टैंक बॉम्बे में। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी, ठीक ना। लेकिन इस नारा को लिखा किसने था बताइएगा, मैं इसको कई बार पहले जिक्र कर चुका हूँ, ठीक ना। 9 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया प्रोमिनेंट लीडर अरेस्टेड कर दिए गए इस सुबह ही। कई जगह पैरेलल गवर्नमेंट बना, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तामलुक में सतीश सामंत के नेतृत्व में, सतारा में वाई चौहान, नाना पाटिल, सबसे लंबा चला था। तलचर में भी था। गांधी जी का कल मैं बताया था कि 21 दिन का फास्ट चला था इस बीच में, जब इनको जेल में गिरफ्तार कर लिया गया था। CR फार्मूला आया 1942 में। बॉम्बे प्लान शिमला मीटिंग हुआ कब, जून 1945 में। INA ट्रायल चला नवंबर 1945 में। 3 सैनिक थे, सहगल, शाहनवाज खान, गुरुबख्त सिंह। लाल किला मुकदमा चला, भूला लाल देसाई वकील का नेतृत्व कर रहे थे। अदर वकील तेवर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और आसाफ अली और अली जिन्ना यहाँ पे मौजूद थे। नेहरू जी पहली बार कोट पहन के आए थे, ऐसा कई सारे किताब में लिखा हुआ है। शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ, फरवरी 1946 में। बम्बई INF तलवार के सैनिकों के द्वारा किया गया। भारत माता की जैसा कुछ लोग लिख लिए थे, और भेदभाव भी यहाँ पे सैनिकों के साथ काफ़ी हो रहा था। BP दत्त ने जहाज पर क्विट इंडिया लिख दिया था। वल्लभ भाई पटेल जिन्ना आए और सैनिक तब जाके शांत हुए थे। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, भारत को आज़ाद करेंगे, कब, 15 मार्च 1946 को ऐसा घोषणा वो किया था। नेक्स्ट चलते हैं, आया कौन सा मिशन, केंद्रीय मिशन। संविधान रिफॉर्म के लिए, ठीक ना। 3 मेंबर थे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर।
कब पहुँचे? 24 मार्च 1946 को। इसका रिपोर्ट कब आया? 16 मई 1946 को। डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग जिन्ना 16 अगस्त 1946 को, ध्यान रखिएगा, बीपीएससी पूछ चुका है। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बना, नेहरू जी शपथ लिए। फिर देखिए आगे घटनाक्रम क्या होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे जाके क्या बनेंगे 2 दिन के बाद? अध्यक्ष। नेक्स्ट चलते हैं। 20 फरवरी 1945 को इटली ने घोषणा किया कि 30 जून 1948 को हम इंग्लैंड को इंडिया से वापस आ जाएगा। एडिट याद रखिएगा, ये बीपीएससी पूछ चुका है। माउंट बेटन प्लान कब आया? 3 जून 1945 को आया। 15 अगस्त से इंडिया आज़ाद हो गया। बाकी फ्रांस 1954 में गया यहाँ से पांडिचेरी छोड़ के। पुर्तगाल यहाँ से गया 1961 में गया, गोवा दमन द्वीप छोड़कर। ठीक ना। अब नेक्स्ट चलते हैं सब इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट गांधी जी। क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था पुणे में। कस्तूरबा गांधी इनकी जो वाइफ थी, इनकी मृत्यु 22 फरवरी 1944 को हो गया था। इनके निजी सचिव थे महादेव देसाई। हिंद स्वराज किताब 1909 में। सत्य के प्रयोग जीवनी लिखा 1927 में लिखा। 1922 तक की घटना है। ओके। किसके किसके संपादक थे? इंडियन ओपिनियन के, हरिजन के, यंग इंडिया के। उपाधि टाइटल महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हाफ नेक्ड अर्धनग्न फकीर, ये गलत हो गया, ये आपको मोरिस ने। इसको देशद्रोही फकीर ये चर्चिल ने कहा था। और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश कालीन आयोग में पहले ही बता चुका हूँ, बटलर आयोग देशी राज्यों और अंग्रेजों के बीच संबंध के लिए। सैंडहर्स्ट भारतीय सेना का भारतीयकरण करने के लिए। फ्रेजर आयोग पुलिस पद्धति पर हुआ था। लिलिथको कृषि समस्या के समाधान पे। सप्रू बेरोजगारी की समस्या पे। इस्लिंगटन नागरिक सेवा में भारतीयों की भागीदारी के लिए। और एशिंचन नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ाने पर। ये सब मैं चीज़ जिक्र कर चुका हूँ। अब इसमें कुछ कुछ और बताने की कोशिश करता हूँ। संवैधानिक विकास से 1 या 2 क्वेश्चन बीपीएससी यूपीएससी या किसी भी एग्जाम में जरूर पूछता है। देखिए, भारत में संवैधानिक विकास 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग 1600 से लेके 1858 तक, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहता है। फिर भाग 2 में जब क्राउन के हाथ में शासन जाता है 58 से लेकर 1945 तक। यहाँ पे आज्ञा पत्र जारी होता था, केंद्रीकृत व्यवस्था होती थी, यहाँ भारत शासन अधिनियम जारी होता था और एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम की तरह यहाँ पे काम होता था। 1600 का चार्टर एक्ट में सिंपल यही कहा गया था कि जाइए आप 15 वर्षों तक व्यापार कीजिए। कंपनी के 24 डायरेक्टर हुआ करते थे, ये ध्यान रखिएगा। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था इस समय। ये देखिए सिंपल सी बात है कि क्यों आया। ईस्ट इंडिया कंपनी इस तक प्लासी और बक्सर का युद्ध जीतकर पावरफुल बन गई थी, उसको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी था। कंपनी की बढ़ती शक्ति से ब्रिटिश संसद भी चिंता होने लगी थी। एक अन्य कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटिश सरकार से कुछ लोन मांगा गया था। आखिर लोन क्यों मांगा गया, इस सब वजह से इसमें जो मेन प्रावधान किया गया, इसके द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण शुरू हुआ, क्योंकि भारत में सभी कार्यों की जानकारी संसद को देना अनिवार्य कर दिया। बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल बंगाल हो गया। इसके सहयोग, इस पर नियंत्रण है तो 4 मेंबर का एक परिषद बनाया गया। कुल 4 हो गए, एक तो 4 ये लोग, एक गवर्नर जनरल हो गए, तो 5 हो गए, ठीक ना। और एक तो गवर्नर खुद था। परिषद में निर्णय बहुमत से होता था तथा परिषद का विषय गवर्नर का मानना अनिवार्य था। गरीबर मतलब जो भी परिषद निर्णय लेगा गवर्नर मानेगा ही, नहीं मानने का सवाल ही नहीं था। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को कहा गया कि वे ब्रिटिश संसद को अपनी रिपोर्ट दें। कलकत्ता में एक सुप्रीम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ 1774 एक्चुअली बना। 4 न्यायाधीश एलिया इम्पे मुख्य थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। इस न्यायालय का कार्य ब्रिटिश विधि के अकॉर्डिंग होता था। इस कोर्ट के पास गवर्नर जनरल को अपनी विधि या कानूनों को पंजीकृत करना होता था। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल के बाहर थी, सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल के बाहर थी, बल्कि गवर्नर जनरल की सुनवाई भी कर सकती थी, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा।
अब बाकी तो ये सब इम्प्लीमेंटेशन तो ये सब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बनाया था। देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या हुआ, प्रावधान समझिए। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित प्रशासन में निम्न परिवर्तन हुए। व्यापारिक कार्य को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का किया गया और राजनीतिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। ओके, तो यहीं से हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैत शासन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। उसके बाद भारत में क्या हुआ, गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया। अब सब मिला के लोग 4 लोग ही हो गए। परिषद का निर्णय अब बाध्यकारी नहीं रह गया। गवर्नर जनरल पर जो है ना नहीं रहा, मतलब गवर्नर माने या ना माने कोई दिक्कत नहीं, और निर्णायक मत भी दे सकता था। जैसे मतलब 4 लोग हैं तो 2/2 हो गया, तो निर्णायक मत देगा तो उसको अपने पक्ष में कर लेगा। बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी को भी इस गवर्नर जनरल तथा परिषद के अधीन कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर 1893 का चार्टर एक्ट में सिंपल सा वही कि प्रावधान किया गया कि कंपनी के शासनकाल को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, परंतु चीनी और चाय के साथ व्यापार जारी रखा गया। चीन और चाय ध्यान रखिएगा, ठीक है। चीन देश है। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। शिक्षा पर 1 लाख खर्च और ईसाई पादरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई 1813 के चार्टर एक्ट से। ये आप बात ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 1813 का चार्टर एक्ट 20 साल चीन और चाय के साथ व्यापार जाए, चीन देश है। ओके, बाकी धर्म विभाग की स्थापना ये लोग कर सकता था। 1833 का चार्टर एक्ट देखिए ये क्या कह रहा है, अगले 20 साल तक कंपनी के राजनीतिक अधिकार बढ़ाया गया, अर्थात सिर्फ शासन कीजिए परंतु व्यापार एकाधिकार बिल्कुल ही खत्म कर दिया, चाहे चीन हो या चाय हो, बिल्कुल खत्म। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का हो गया। ओके, भारत का गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था तथा बम्बई और मद्रास से कानून बनाने का अधिकार वापस ले लिया। चलिए आगे चलते हैं। सदस्यों की संख्या 1 बढ़ाई गई, लॉर्ड मेकाले को विधि सदस्य बनाया गया, अब ये लोग 5 हो गए। ओके, अब देखिए इसको 2 भाग में बांटा गया। गवर्नर जनरल और 3 मेंबर जब काम करता था इसको कार्यपालिका के रूप में कार्य करता था, एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करता था। गवर्नर जनरल और 1 मेंबर जब बैठता था विधायी शक्ति के रूप में कार्य करता था, बस। और दास प्रथा का उन्मूलन इसी एक्ट के जरिए से प्रावधान किया गया, लेकिन 43 में खत्म हुआ। एक बात और, कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भी बात था 1833 के चार्टर एक्ट में। 53 का चार्टर एक्ट बहुत अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। इम्पोर्टेंट है 1858 का अधिनियम। क्रांति हुआ था उस समय, वहाँ का कौन था प्रधानमंत्री, पाल्मस्टन, ठीक ना। लेकिन जब ये एक्ट पास हुआ तो बन गया लॉर्ड डर्बी और महारानी का नाम है विक्टोरिया। चलिए इसमें प्रावधान क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। द्वैत शासन कंपनी के अंदर खत्म। भारत का शासन चलाने के लिए भारत सचिव राज पद लाया गया। सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता था। उसकी सलाह के लिए 15 सदस्यीय एक काउंसिल का भी गठन किया था। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय हो गया, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, बना था। लॉर्ड क्राउन, ब्रिटिश क्राउन का अब ये प्रतिनिधि बन गया। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बेसिक बातें हैं। फिर 1861 में इम्पोर्टेंट बस यही है कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था अर्थात विभागीय प्रणाली यहाँ शुरू किया, और इसको श्रेय किसको जाता है, कैनिंग को। ऐसे कई मंत्रालय बनाए गए। ओके, बाकी एक चीज़ और, वायसराय को यहाँ पे अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। देन जो है एक्ट बहुत सारा बीच में आया, लेकिन हाँ बहुत अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ 1909 का इम्पोर्टेंट है, मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। प्रावधान, केंद्रीय विधान परिषद की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। विभिन्न प्रांतों की विधान परिषदों की संख्या भी बढ़ाई गई। विधान परिषद के मेंबर को वाद विवाद करने, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, और पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था हुई, और सांप्रदायिकता का जनक यहीं से कहा जाता है। चलिए
नेक्स्ट चलते हैं अब भारत शासन अधिनियम 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था हुआ, अपर हाउस लोअर हाउस मेंबर 60, बाकी सब उतना संख्या याद नहीं रखना है, नहीं पूछता है सब, ठीक ना। प्रांतों में द्वैत शासन आया, इसके जनक थे लियोनस कार्टियस, एग्जाम में बीपीएससी पूछ चुका है, द्वैत शासन के कौन है फादर जनक, लियोनस कार्टियस। दो विषय बांटा गया, आरक्षित था और हस्तांतरित था, तो बाकी देख लीजिएगा, वैसे इतना डीपली तो खैर नहीं जाना चाहिए। पृथक निर्मंडल का विस्तार किया, अब सिख ईसाई एंग्लो इंडियन सबको दे दिया, पहली बार महिलाओं को वोटिंग का अधिकार, बाकी इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत शासन 1935 आया, पहली बार जो प्रावधान में कहा गया अखिल भारतीय संघ 11 ब्रिटिश प्रांत 6 मुख्य कमिश्नर के क्षेत्र थे, उन देशी रियासत से मिल के बनना था, ठीक, जो स्वेच्छा से संघ में शामिल हो। देशी रियासत शामिल लेकिन नहीं हुआ। प्रांतीय स्वतंत्रता दिया गया, प्रांतों में द्वैत शासन अंत कर दिया गया, केंद्र में द्वैत शासन की सुविधा, विधायी को केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल के बीच बांट दिया गया, मतलब कि इसमें जो है आपका 3 अनुसूची बना दिया गया, संघ सूची राज और संवर्ती। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, यही है संघीय विधानसभा और राज्यसभा, तो बाकी इसमें देखिए वही कोई चुनाव जीत के आएंगे, कोई मनोनीत होकर आएंगे। प्रांतीय विधायिका के 11 प्रांत थे, 11 प्रांत में 6 प्रांत में था द्विसदनीय मंडल और 5 में एक सदन ही था, ओके। बाकी अब शेष शक्तियाँ आपातकाल तो वायसराय को ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया, इस समय प्रमुख मुख्य न्यायाधीश मोरिस ग्वायर थे, बाकी सब उतना ही। हाँ, प्रांतीय संघीय विधायिका में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया, आंग्ल भारतीय यूरोपीय हरिजन महिला मजदूर सबको भी दे दिया गया। इसमें प्रस्तावना नहीं था, ओके। बाकी आरबीआई का स्थापना हुआ था, अनुच्छेद 321 था, 10 अनुच्छेद 14 भाग था। अगला आएगा अगस्त प्रस्ताव, ये क्यों आएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हार हो रही थी, इसलिए भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए ये लाया, वायसराय का नाम याद रखिएगा लिनलिथगो। प्रावधान था कि भारत को डोमिनियन स्टेट देंगे, वही झुंझुनू अभी तक हमको देने की कोशिश कर रहा है, जो हम लोग ने 1929 में लाहौर सेशन में ही फेंक दिया था। भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करेंगे, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करेंगे, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा, पहली बार संविधान की बात अगस्त प्रस्ताव में किया गया। अगला क्रिप्स मिशन, इस समय क्या था कि भारत पर जापान का हमला का भय था, इंग्लैंड कई जगह हार रहा था, अब रूस रसिया ने अमेरिका ने दबाव दिया कि नहीं, भारत का साथ लेना बहुत ज़रूरी है, चर्चिल प्रधानमंत्री है इस समय इंग्लैंड का। प्रावधान, डोमिनियन राज के दर्जे के साथ भारतीय संघ बनाया जाएगा, युद्ध समाप्ति के बाद संविधान सभा का चुनाव होगा और पहली बार यहाँ चुनाव कर संविधान सभा के गठन की बात हो रही है, ठीक। बाकी ब्रिटिश सरकार संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार करेगी, संविधान जिन प्रांत को स्वीकार नहीं होगा वे भारतीय संघ से अलग हो सकेगा, अलग हुए राज्य को स्वयं का संविधान बनाने का अधिकार होगा। इसको गांधी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक, कई बार मैं बता चुका हूँ। राजगोपालचारी फार्मा 1944 में आया, राजगोपालचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच उत्पन्न गतिरोध को खत्म करने के लिए 10 फरवरी 1944 को दिया था। प्रावधान ये था कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का तत्काल समर्थन करे, ठीक। प्रांत में अस्थायी सरकार की स्थापना में मुस्लिम लोग सहयोग करें। युद्ध बाद उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिम भारत में जनमत संग्रह कराया जाएगा, प्रत्यक्षा वाणिज्य संचार आगमन पर संयुक्त समझौता हो जाएगा। गांधी जी इस फॉर्मूले का समर्थन किया और इसी समर्थन को आगे भी चीज़ें लिया गया। बेबेल योजना जून 1945 में आ रहा है, योजना सम्मेलन बुलाया गया शिमला में, सब लोग देखें भाग ले रहे हैं। प्रावधान क्या हुआ, अपवाद स्वरूप गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सभी सदस्य भारतीय होंगे, कार्यकारिणी में हिंदू मुस्लिम की संख्या बराबर होंगे। और देखिए 1935 के अधिनियम के ढांचे के तहत अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी, जो परिषद बनेगा। नोट, मुस्लिम लीग चाहती थी कि कांग्रेस किसी भी मुस्लिम को नियुक्त ना करे, जबकि कांग्रेस ने
मौलाना आज़ाद और गफ्फार खां का नाम प्रस्तावित किया, इसलिए ये जो शिमला मीटिंग बिल्कुल ही असफल हो गया। नेक्स्ट आएगा कैबिनेट मिशन 1946 में, डेट याद रखिएगा 22 मार्च 1946 को भारत आया। इसमें 3 मेंबर था, मेंबर का नाम एक बार पढ़ लीजिए। इसका मुख्य कार्य था शांति ढंग से सत्ता का ट्रांसफर करना। मुख्य प्रावधान, पूर्ण पाकिस्तान की मांग को बिल्कुल ही अस्वीकार कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडल को 3 भाग में बांटा गया, ए बी सी। देखिए ए में किसको किसको रखा गया, इन सबको, हिंदू बहुल राज्य, बी में इसको, सी में इसको, ठीक। संविधान सभा का निर्वाचन प्रांत के विधान सभाओं के मेंबर तथा प्रांत की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाएगा। टोटल 389 इतना प्रांत से, इतना मुख्य आयुक्त से, इतना देश रियासत जो करे जाएंगे मनोनीत। ये मैं पहले ही जिक्र कर चुका। जुलाई 1946 अगस्त में संविधान सभा का गठन हेतु चुनाव हो रहा है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार गठन कर रहे हैं। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हो रहा है संविधान सभा का। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास होगा, प्रधानमंत्री एटली है, वायसराय माउंटबेटन है। 15 जुलाई 1947 को इंग्लैंड की लोकसभा और 15 जुलाई 1947 और 16 जुलाई 1947 को वहाँ का राज्यसभा में विधेयक पास हुआ। 18 जुलाई 1947 को राजा ने भी साइन कर दिया। हालांकि इस विधेयक को पुनः 3 जून 1947 में ही वैधानिक रूप दे दिया गया था, ठीक, लेकिन फिर भी ये जो पास तो एक होना ही है। मुख्य प्रावधान इस स्वतंत्रता अधिनियम का था। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन स्टेट में बांटा जाएगा, ठीक। इस अधिनियम के तहत भारत को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिलों को छोड़कर भारत का शेष क्षेत्र मिल गया। भारत पाकिस्तान दोनों एक एक गवर्नर जनरल होगा। देशी रियासत या तो भारत में मिली या तो पाकिस्तान में मिली, ऐसा इसमें प्रावधान था। बाकी तो घटनाक्रम पता ही है। 4 देशी रियासत को छोड़ के जो ढिलमुल कर रहे थे, सरदार पटेल जी ने सैन्य शासन से या बातचीत करके सबको अपने मिला के एक अखंड भारत का वो निर्माण करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 1600 ईस्वी से लेकर, मतलब 1400 समझिए, 1498 से लेकर और 1947 तक के भारत के इतिहास को मैं कोशिश किया शॉर्ट में, जो कुछ फैक्ट है, जो क्रोनोलॉजी है, उसको बताने का। एक बार वीडियो देख लीजिए जब भी अच्छा लगे। बाकी आगे ऐसे और भी कई वीडियो बना दूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। पढ़ते रहिए। बाकी ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, नज़दीक समय है। बहुत सारा कॉल मैसेज आ रहा है कि भूल जा रहा हूँ, भूल जा रही हूँ। भूलने की बात, एग्ज़ाम में सब लोग भूलता है। जैसे वहाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा सब याद आने लगता है, ठीक ना। बाकी अपने मम्मी पापा पे, अपने ईश्वर पे आस्था विश्वास भी एक बड़ी चीज़ है रखना। वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एक देगा आपके अंदर एनर्जी, उसको लेके चलिए। निगेटिव थॉट मत रखिए, आसपास की बातों को मत सुनिए, अपना काम कीजिए अगले 7 दिन तक। और ये मन में सोचिए कि 9 दिसंबर को मेंस लिखने जा रहा हूँ या लिखने जा रहे हैं, ये चीज़ बहुत बड़ा आपका काम देगा। बाकी 2 अक्टूबर से धूमधाम से हम लोग मेंस की तैयारी में लगेंगे। पढ़ते रहिए। थैंक यू।